हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में हमारी पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ डिमांड चल रहा था। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट करा दिया। आज हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्रॉस डिमांड, यानी कि आड़ी या तिरछी अथवा प्रत्युत्तर मांग। सुनिए, किसी वस्तु x की आड़ी मांग x वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में x वस्तु के मूल्य तथा आय के समान रहने पर x वस्तु से संबंधित किसी वस्तु y के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार है। अनेक बार ऐसा होता है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो जाने पर दूसरी वस्तु की मांग घट बढ़ जाती है। आड़ी मांग किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं तथा उस वस्तु से संबंध वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन के संबंध का ज्ञान कराती है। वह एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर ए, सब्स्टिट्यूट्स और राइवल गुड्स, यानी कि स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। इन वस्तुओं के संबंध में मांग में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि यदि एक वस्तु चाय के दाम बढ़ जाएं तथा दूसरी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी के मूल्य समान रहें तो उपभोक्ता पहली वस्तु की मांग कम कर देंगे और दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ा देंगे, जैसा कि चित्र नंबर 5 से स्पष्ट है। ये चित्र नंबर 5 है। इसमें देखिए, इस चित्र में डी स्थानापन्न वस्तु की आड़ी मांग रेखा यह प्रदर्शित करती है कि चाय का मूल्य OR से बढ़कर OR1 हो जाने पर कि स्थानापन्न वस्तु की मांग OM से बढ़कर OM1 हो जाती है। स्पष्ट है कि स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, क्योंकि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी करती है। नंबर बी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यदि दोनों वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप में की जाती है तो वे पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। उदाहरण के लिए हाथ की घड़ी व चैन, मोटर व पेट्रोल, चाय व दूध, पेन व स्याही, डबल रोटी व मक्खन पूरक वस्तुएं हैं। जहाँ तक पूरक वस्तुओं का संबंध है, किसी एक वस्तु डबल रोटी के मूल्य बढ़ जाने पर दूसरी पूरक वस्तु यानी मक्खन की मांग स्वतः कम हो जाती है। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। चित्र नंबर 6 देखिए, ये है। इस चित्र में मक्खन की मात्रा और डबल रोटी की मात्रा। चित्र में डी पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग रेखा है। इससे स्पष्ट है कि डबल रोटी का मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो जाता है तो मक्खन की मांग OM से घटकर OM1 हो जाती है, अर्थात दोनों में उल्टा संबंध है। नंबर सी है इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी कि स्वतंत्र वस्तुएं। स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि एक वस्तु के मूल्य परिवर्तन का दूसरे की मांग पर लगभग कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए यदि मक्खन का मूल्य बढ़ जाता है तो इसका नमक की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा इसी में डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, मांग की सारणी तथा मांग वक्र। इसमें सबसे पहले आता है डिमांड शेड्यूल, यानी कि मांग की सारणी। मांग की सारणी से सुनिए, मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा बताती है। यदि हम ऐसी सारणी बना लें जिसमें यह प्रदर्शित किया जाए कि किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं में मांग होती है, तो ऐसी सारणी को मांग सारणी कहते हैं। वेनहम के अनुसार
किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर जितनी बिक्री होती है, यदि उसे एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह मांग सारणी कहलाती है। आता है काइंड्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, मांग सारणी के भेद। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि व्यक्तिगत मांग सारणी। इसमें सुनिए, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बताने वाली सारणी को व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं, जैसा कि निम्न सारणी 1 में दर्शाया गया है। सारणी 1 है आपकी ये व्यक्तिगत मांग सारणी। ऊपर दे रखा है सेब की कीमत प्रति किलो रुपए में, और नीचे दे रखा है राम की सेब की मांग किलो में, यानी कि अब दे रखा है उसका सेब की कीमत प्रति किलो में, यानी कि 10, 8, 6, 4, और जो राम है उसकी सेब की मांग है किलो में 4, 6, 10, 16। नंबर 2 आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि बाजार मांग सारणी। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूचे बाजार पर सब उपभोक्ताओं की मांग को बताने वाली सारणी को बाजार मांग सारणी कहते हैं, जैसा कि निम्न सारणी 2 में दर्शाया गया है। सारणी 2 दे रखी है बाजार मांग सारणी। सबसे पहले है दे रखी है सेब की कीमत प्रति किलो रुपए में, नंबर 1। दूसरे नंबर पे दे रखी है राम की सेब की मांग किलो में। फिर तीसरे पे दे रखी है श्याम के सेब की मांग किलो में, और फिर आगे दे रखी है बाजार मांग किलो में, यानी 2 + 3। ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेब की कीमत रुपए में 10, 8, 6, 4, इसमें 4, 6, 10, 16, इसमें 2, 4, 8, 14, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 16 और 14 30। यहाँ हम मानकर चले हैं कि बाजार में श्याम और राम 2 ही उपभोक्ता हों, उन सब की मांग सारणियों या अनुसूचियों को जोड़ा जा सकता है। अतः बाजार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों की सहायता से तैयार की जाती है। बाजार मांग अनुसूची को गणितीय रूप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि QD बराबर होता है F × P। यदि मांग समीकरण के रूप व प्रारूप के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो तो मांग के किसी विशेष समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक सरल रेखीय समीकरण निम्न धारणा करेगा QD बराबर 110 - 10P। अतः 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग 110 - 10 × 10 बराबर 10 इकाई होंगी, और 9 रुपये कीमत पर मांग 20 इकाई होगी। इसी प्रकार विभिन्न कीमतों पर मांग को ज्ञात किया जा सकता है। अब आता है हमारा डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र। इसके बारे में सुनिए, जब किसी वस्तु की विभिन्न मांग की मात्राओं और उनसे संबंधित मूल्यों को रेखाचित्र में प्रदर्शित किया जाता है, इनसे निर्मित रेखक को मांग वक्र कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने लिखा है कि मांग सारणी का चित्रीकरण ही मांग रेखा कहलाती है। मांग वक्र मूल्यों और उससे संबंधित मांग की मात्राओं को रेखाचित्र के माध्यम से व्यक्त करती है। चूँकि मांग सारणी 2 प्रकार की होती है, इसलिए मांग वक्र भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी कि व्यक्तिगत मांग वक्र। जो वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक व्यक्ति की मांग को बताता है, उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। यह वक्र व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार पर बनाया जाता है। नंबर 2 मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। जो वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समुच्चय बाजार की मांग को बताता है, उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। यह वक्र बाजार मांग सारणी के आधार पर बनाया जाता है। बाजार मांग वक्र को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपभोक्ताओं मांग वक्र को जोड़ने की प्रक्रिया को निम्न रेखा चित्र में बताया गया है। चित्र में राम 10 रुपये की कीमत पर 4 इकाइयों की मांग करता है।
जैसे ये रखा है इसमें 10 रुपये की कीमत पर चार इकाइयों की मांग करता है, और श्याम का है उसी कीमत पर 2 इकाइयों की मांग करता है। तो 10 में 2 इकाइयों की मांग करता है। इसी प्रकार रेखा चित्र 1 में 10 रुपये की मांग पर मात्रा 4 + 2 = 6 इकाई ली जाती है। इस प्रकार विभिन्न कीमतों पर राम और श्याम की मांग को जोड़कर बाजार मांग वक्र खींचा गया है। जो बाजार मांग वक्र है, पहला है राम का मांग वक्र, फिर दूसरा है श्याम का मांग वक्र, और सा वाला है बाजार मांग वक्र। ये चित्र देख रहे हैं, जैसे ये इस प्रकार D1 तथा D2 मांग वक्रों को आड़ा जोड़कर DD मांग रेखा वक्र प्राप्त हो गया है, जो बाजार मांग वक्र है। जैसे ये रखा है D1 ये राम का वक्र मांग हो गया, D2 ये श्याम का वक्र मांग, D ये कहलाएगा बाजार मांग वक्र। इस हो गया। अब आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। सुनिए, मांग के नियम की व्याख्या पहले, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग की परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग एवं मूल्य में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मांग व मूल्य के इस परस्पर संबंध को मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमत पर मांग अधिक होती है। इस प्रकार मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। अन्य शब्दों में यह नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो अधिक मूल्य पर किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा खरीदी जाएंगी और कम मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएंगी। इस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।